हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था गैमेटोजेनेसिस का। और गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने बात किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो है वो स्पर्म ह्यूमन मेल में फॉर्म होता है और स्पर्म से स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ तक का सफर क्या होता है। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्पर्मेटोगोनियल शेल्स में कैसे सेल डिविजन्स होते हैं और कैसे सेल डिविजन्स के परिणाम स्वरूप स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है मियोसिस फर्स्ट में और क्या होता है मियोसिस सेकेंड में। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी इस टॉपिक में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रह गई थी, वो ये कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, यानी कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है वो कौन कौन से हार्मोन हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, यानी कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं GnRH या जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेटेड होता है। तो GnRH या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन secreted by hypothalamus, secreted by hypothalamus। GnRH या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये किसके द्वारा, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेटेड होता है। और हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेटेड होने के बाद ये करता क्या है, इट ट्रिगर्स ऑन द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है। तो एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का होगा, जब वो स्टिमुलेटेड फॉर्म में आएगा तो वो FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन secreted by hypothalamus stimulates the anterior lobe of pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland which secretes FSH। जो FSH या जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यानी हाइपोथैलेमस से निकलने वाला GnRH स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को। और पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब होता है ये FSH निकालता है। इसके साथ साथ एक और निकालता है जिसका नाम है ICSH,
इंटरेस्टियल सेल एंड इंटरेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहते हैं ICSH। एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी का है ये दो हार्मोन्स निकालता है, एक तो FSH और दूसरा इंटरेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये तभी निकलेंगे जब GnRH जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है वो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा। तो ये दो हार्मोन्स हो गए इसमें। अभी इसी ICSH को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ICSH also known as LH, या जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH। ICSH also known as LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो इतने प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं जो होंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। क्या क्या करते हैं इस चीज को हम लोग जानते हैं। देखो ICSH, अब हम लोग इसी शॉर्टकट नेम को देखेंगे। ICSH या इंटरेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये लीडिंग सेल्स को जाता है। तो ICSH कंट्रोल द लीडिंग सेल्स। ये लीडिंग सेल्स कहां पाए जाते हैं? टेस्टिस में। और लीडिंग सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल्स जो होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालने के लिए। तो ICSH कंट्रोल द लीडिंग सेल्स टू secrete the हार्मोन टेस्टोस्टेरोन which is necessary for spermatogenesis। जो ICSH है ये लीडिंग सेल्स को ट्रिगर करता है, लीडिंग सेल्स को कंट्रोल करता है और लीडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन को निकालने के लिए आवश्यक है और यही स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, लेवल जो होगा वो कैसा होना चाहिए? वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी होते हैं। अगर इसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया तो अगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये GnRH के स्रावण को कम कर देता है, यानी जो GnRH का सिक्रेशन होगा वो घट जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है इट शुड बी ऑलवेज इन द बैलेंस फॉर्म। ये हमेशा बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेस टेस्टोस्टेरोन रिड्यूसेस द GnRH। ये GnRH को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। इस बात को याद रखें कि द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन is under नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक में होता है, यानी इसका कुछ जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आता है। कैसे? एन इंक्रीज इन लेवल इट inhibits the release of GnRH। क्या करता है? अगर इसका लेवल बढ़ गया ब्लड के अंदर तो ये GnRH के रिलीज को रोकता है, इस
इसको इनहिबिट कर देता है। किसके द्वारा ये निकलता है? GnRH बाई हाइपोथैलेमस। And also secretions of ICSH by anterior pituitary क्या हो जाता है? जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो नेगेटिव फीडबैक शो करता है। अगर इसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है, यानी ह्यूमन मेल की बॉडी में बढ़ता है, तो ये GnRH के रिलीज को क्या करता है? इनहिबिट करता है, जो कि GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है। इसके साथ साथ ये ICSH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलती है, इसके सिक्रेशंस को भी रिड्यूस कर देता है। अब देखो FSH की बात करें या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है, FSH डायरेक्टली एक्ट ऑन द spermatogonia and stimulate the sperm production. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो FSH है या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये सीधे सीधे स्पर्मेटोगोनिया पर अटैक करता है। इसका जो मेन काम होता है वो स्पर्मेटोगोनिया पर होता है, और ये स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। तो फॉलिकुलर्स का मतलब ये होता है इट इंक्रीज द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। तो स्पर्मेटोगोनिया इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय डिवाइडिंग सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया को अगर ये ट्रिगर करेगा तो ऐसी कंडीशन में स्पर्मेटोगोनिया में ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन होगा, और ज्यादा से ज्यादा जब सेल डिवीजन होगा तो हमने आपको बताया था कल कि ए टाइप और बी टाइप के सेल बनेंगे। तो ज्यादा सेल्स अगर डिवाइड होंगी तो ज्यादा बी टाइप सेल बनेंगे। आपको पता है कि ए टाइप सेल्स जो होते हैं वो स्टेम सेल्स होती हैं, जबकि बी टाइप सेल्स जो होते हैं वो फर्दर मियोसिस के द्वारा जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब FSH जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल्स बढ़ाता है, ये फॉलिकल्स की संख्या बढ़ाएगा, यानी सेल डिवीजन बढ़ेगा, और जब सेल डिवीजन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बी टाइप सेल्स बनेंगी, और बी टाइप सेल से ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि FSH जो होता है वो सेरोटोनिन सेल्स को भी कंट्रोल में लेता है। FSH जो होगा वो सेरोटोनिन सेल्स के ऊपर भी कंट्रोल करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग प्रोटीन बना पाए, जिसको हम लोग ABP कहते हैं। ABP तो बॉन्डिंग प्रोटीन जो होती है वो बनती है जिसके कॉन्सेंट्रेशन से टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का प्रॉपर अमाउंट में जो है वो सिक्रेशंस होगा, और सेमिनिफरस ट्यूबुल्स जो होगी, सेरोटोनिन सेल्स जो होगी, ये सब मिल करके एक प्रोटीन बनाती है जिस प्रोटीन का नाम होता है इनहिबिन नाम का प्रोटीन बनाती है। तो इस ABP या इनहिबिन जो लास्ट में प्रोटीन बनती है सेरोटोनिन सेल्स के द्वारा, तो ये इनहिबिन प्रोटीन जो होती हैं वो क्या करेंगी? वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मैनेज करके रखती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो अगला जो पॉइंट होगा जो FSH का फंक्शन है, क्या चीज है कि FSH कंट्रोल सेरोटोनिन सेल्स। FSH जो होता है वो सेरोटोनिन सेल्स को कंट्रोल करता है टू सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये सीक्रेट्स करता है दैट कॉन्सेंट्रेट टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करता है। किसमें टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करेगा?
इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में सेरिटोनी सेल्स आल्सो प्रोड्यूसेड, सेरिटोनी सेल्स आल्सो प्रोड्यूसेस, सेरिटोनी सेल्स जो होती है ये भी प्रोड्यूस करती है, क्या चीज प्रोड्यूस करती है, एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन का क्या नाम है, इनहिबिन। सेरिटोनी सेल्स आल्सो प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन, also produces a protein called inhibin, जिसको इनहिबिन कहते हैं। सेरिटोनी सेल्स जो होती है ये भी एक प्रोटीन बनाती है जो क्या कहलाएगी, इनहिबिन। इनहिबिन का मतलब क्या होता है, इनहिबिन का मतलब होता है जो विरोध करे। तो ये किसका विरोध करता है, तो विच suppresses the secretions of FSH, जो FSH के secretions को दबा देती है। तो इतना हार्मोनल कंट्रोल होता है। क्या क्या होता है एक बार फिर हम लोग सुन लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो GnRH है, या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको कौन निकालता है, हाइपोथैलेमस निकालता है। ये GnRH कहां पे ट्रिगर करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलेंगे, एक FSH और एक ICSH। ICSH जो होता है वो टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाली लीडिंग सेल्स को कंट्रोल करता है, और ये लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकालती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो अभी जो लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का, ये लेवल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका एक नेगेटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। और अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में GnRH का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, और साथ साथ जो ICSH है इसका भी सिक्रेशन कम हो जाता है। लेकिन FSH की बात करें तो FSH जो है वो डायरेक्टली स्पर्मेटोगोनिया पर एक्टिव होता है। FSH डायरेक्टली स्पर्मेटोगोनिया पर एक्ट करेगा और स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है यही रिस्पांसिबल है किसके लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ साथ FSH जो है वो सेरिटोनी सेल्स को भी कंट्रोल करता है और एक प्रोटीन बनाता है जिसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या ABP कहते हैं। अभी ABP जो है वो टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में कंसंट्रेट करके रखता है, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में कम हुआ तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो ABP का होना जरूरी है जो टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा, कंसंट्रेट। सेरिटोनी सेल्स भी जो है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकालती है जिसको इनहिबिन कहते हैं, और ये FSH के सिक्रेशंस को दबा देता है। क्यों है ये दबा देता है FSH के सिक्रेशंस को, जबकि FSH तो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। जो सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं उनके मल्टीप्लाई होने से ही ज्यादा से ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि ABP जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कंसंट्रेट करके रखती है, तो जितना टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मान लो कि लगातार FSH अपना काम करता रहा और सेल डिवाइड्स होती रही, तो सेल डिवाइड्स होने के साथ साथ उतने ज्यादा स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए और जो एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। इसलिए सेरिटोनी सेल्स क्या करती है कि एक प्रोटीन निकाल देती है इनहिबिन, जो प्रॉपर लेवल में टेस्टोस्टेरोन के बराबर ही स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को डिवाइड होने देती है, उसके बाद वो प्रोटीन उसको रोक देती है। तो इसलिए इनहिबिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये थे हार्मोनल कंट्रोल जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हम लोग देखेंगे कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होती है। तो स्पर्म जो होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो स्पर्म को कैसे देखा जा सकता है, बाय द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग स्पर्म को देख सकते हैं। तो स्पर्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, क्या क्या चीजें स्पर्म में देखी जा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग स्पर्म में देखते हैं वो है इसका हेड। सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो क्या चीज है, हेड होता है। और हेड के नीचे उसकी क्या होगी, बॉडी, ये इसकी बॉडी होती है। और इसी में कुछ दूर तक इसमें क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और फिर एक लॉन्ग टेल पाई जाती है, इस तरह से ऐसे टेल पाई जाएगी। हेड जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है। ये हेड ऊपर की जो लेयर होती है इसी को क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और इसके अंदर क्या होगा, डीएनए। क्या चीज होगा, डीएनए। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इस तरह से ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होगी यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये डीएनए है। और ये क्या है, एक्रोसोम। और इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम, कौन से एंजाइम होते हैं, लाइसिन, जो लाइसिन का काम करते हैं, जो ओवम को क्या करते हैं, ओवम की ऊपर की लेयर को, कोरोना रेडिएटा और जोना प्लूसिडा को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये जो है लंबा सा क्या होता है, टेल होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है एक स्पर्म का। क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं सारी चीजों को, और कौन सा काम करते हैं सब। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या चीज है, स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। यानी वी कांट सी इट विथ नेकेड आई, हम इसको खाली आंखों से नहीं देख सकते। जो किससे बना होता है, स्पर्म कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या चीजें होंगी, सबसे ऊपर क्या होगा, हेड। किससे बना होगा, कंपोज्ड ऑफ हेड, एक हेड होगा। फिर क्या होगा, नेक, हेड, नेक, a middle piece, middle piece and a tail, और एक टेल होता है। स्पर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो बना होता है हेड से, नेक से, एक मिडिल पीस होती है, और क्या चीज होता है, एक टेल होता है। टेल के अगर स्पर्म के हेड को देखें तो सबसे ऊपर का हिस्सा जो होगा वो हेड होगा। तो हेड कैसा होता है, ध्यान से देखें तो द स्पर्म हेड इज इलोंगेटेड। कैसा होता है, ये इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। एंड contain एंजाइम्स, जिसके अंदर क्या होगा, एंजाइम्स होगा। तो इलोंगेटेड हैप्लॉइड होता है और इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होता है। तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच कवर्ड बाय कैप, एंटीरियर पोर्शन of which covered by anterior portion of which covered by a cap called acrosome, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। जो एंटीरियर पोर्शन है और ये एंटीरियर पोर्शन कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको क्या कहेंगे, एक्रोसोम। अगली चीज कि जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एजिकुलेशन होता है, इस एजिकुलेशन में कितने स्पर्म निकलते हैं। तो ह्यूमन मेल एजिकुलेटेड
200 to 300, about 200 to 300 millions, 200 to 300 millions of sperm during क्वाइटस, सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान जो ह्यूमन मेल होते हैं ये लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, एजिकुलेट करते हैं। तो द सेमिनल प्लाज्मा along with the constituents this is called semen। इसको क्या कहेंगे, सीमेन कहते हैं। तो जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो इसके साथ मिल करके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। क्या बनाएगा, सीमेन। द function of male sex secondary duct एंड जो फंक्शन होता है मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट्स का, इसका क्या काम है, और जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स का काम क्या है, एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन हार्मोन। तो जो फंक्शन होगा मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट का और उसके साथ जो एक्सेसरी ग्लैंड्स लगी होती हैं ये सभी मिल करके किसके द्वारा मेंटेन्ड होती हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स के द्वारा। और यही वो एंड्रोजन है जो एबीपी का फॉर्मेशन करती है या जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो सेकेंडरी डक्ट्स हैं या जो सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं ये सारी ग्लैंड्स जो होंगी वो एंड्रोजन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। तो ये सारा जो आपने देखा ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसके बाद जो हम लोगों को बात करना है वो ह्यूमन फीमेल के बारे में बात करना है कि फीमेल के अंदर जो है वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनके द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं oogenesis। तो oogenesis के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। तब तक इन सारी चीजों को आप लोग प्रिपेयर करिए और फिर हम लोग बात करते हैं oogenesis के बारे में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी